चैनल SSC UPSC PDF.com पे। तो गाइस, आज का हमारा जो सेशन है वो है मेडिवल हिस्ट्री का थर्ड सेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अच्छा, पहले हमारे जो दो सेशन थे उनमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? पहले में हमने पढ़ा था बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर पहली डायनेस्टी है। और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अच्छा गाइस, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो गाइस प्लीज जाके विजिट करना। जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारा एशियन हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा ये मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमारी ये थर्ड क्लास है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है खिलजी डायनेस्टी के बारे में। बच्चों, खिलजी डायनेस्टी के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने खिलजी वर्ड का जिक्र लास्ट क्लास में भी किया था। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास देखी है उन्हें जरूर पता होगा कि जो स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनकी डेथ किसने की थी, उनको किसने मारा था? खिलजी फैमिली के लोगों ने मारा था। तो उनको मारने के बाद स्लेव डायनेस्टी को खत्म करके वहां पे कौन सी डायनेस्टी बनी? वहां पर बनी खिलजी डायनेस्टी। तो जब खिलजी डायनेस्टी बनी तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 4 रूलर के बारे में, लेकिन सबसे मेन हमें जिस रूलर के बारे में पढ़ना है, जिससे सबसे ज्यादा देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन सा रूलर है? वो है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि यही मेन रूलर है जिसने 20 इयर्स रूल किया था। क्योंकि पूरी जो डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1290 से 1320 तक। इसमें से 20 साल का तो कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का ही है, और बाकी जो 10 साल है वो बाकी 3 रूलर में डिवाइडेड है। तो एक तरीके से जो मेन रूलर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो 4 रूलर है जो इस डायनेस्टी में रहे, वो कौन से हैं? पहला है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है हमारा मुबारक खान एंड चौथा है हमारा खुर्रम खान। ये चारों रूलर जो थे वो आते हैं खिलजी डायनेस्टी के अंदर। तो अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम इन रूलर्स के बारे में कि इनके बारे में क्या खास था। लेकिन मेन हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको क्या बताया? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो पहले जो इस डायनेस्टी के रूलर है जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी, वो हमारे हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपने मूवी में भी देखा होगा ना, कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो जलालुद्दीन के ही नेफ्यू थे। वो उनके क्या थे? नेफ्यू थे, भतीजे थे, और साथ ही साथ वो उनके दामाद भी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करी थी। तो जो जलालुद्दीन थे वो डायनेस्टी के फाउंडर थे, और साथ ही साथ वो एक खास बात उनकी क्या थी कि वो बिलीव रखते थे कि जो इंडिया है वो हिंदू लोगों का शहर है, इसमें मैं इस्लाम धर्म नहीं फैला सकता। अगर मैं चाहूँ भी तो हिंदू इतने सारे हैं, मैं उन्हें कब तक इस्लाम फॉलो करवाऊंगा? तो मेरे लिए बेनिफिट यही होगा, क्योंकि अगर मुझे अपना देखो ट्रेड चलाना है तो हिंदुओं को मुझे अपनी साइड करना होगा। और अगर मैं हिंदुओं को जबरदस्ती करूँ तुम इस्लाम फॉलो करो, तुम इस्लाम फॉलो करो, तो वो मेरी मदद नहीं करेंगे, ना ही मेरा कार्यकाल यानी मेरा ट्रेड अच्छे से चलने नहीं देंगे। तो उसने बोला कि हम यहाँ के लोगों पे अपना धर्म नहीं थोपेंगे। जो इस्लाम मानना चाहता है वो इस्लाम माने, जो अपना हिंदू धर्म मानना चाहता है वो हिंदू धर्म माने। और एक और जो इनमें बहुत अच्छी बात थी कि ये जो है फिजिकल टॉलरेंस, यानी मार पीट, लड़ाई झगड़ा, फिर हार्श पनिशमेंट, किसी को भी बहुत कड़ी सजा देना, इस सब के विरोध करते थे। उनका बिलीव ये था कि किसी को समझाओ, बातों से समझ जाए तो ठीक है, बाद में पनिशमेंट के बारे में सोचेंगे। ऐसे नहीं थे कि कई राजा देखो कितने क्रूर होते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है वो बहुत क्रूर था। अगर कोई उसके खिलाफ भी जाता था तो वो उसकी पूरी फैमिली को मरवा देता था। लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो इस चीज में बिलीव नहीं रखते थे। उनका मानना ये था कि पहले बातों से समझाओ, ना समझे तो पनिशमेंट पे आओ। तो देखो जलालुद्दीन के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसमें मेन क्या है बस कि अगर आपको पूछा जाए हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा जलालुद्दीन खिलजी। तो एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, कि जलालुद्दीन खिलजी इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ये मैंने आपको बता दिया है। He believed in India is a country of Hindus and could not be a Islamic state, कि ये इंडिया जो है हिंदू की कंट्री है और इसको हम इस्लाम में नहीं बदल सकते। ये कंडेम करता था हार्श पनिशमेंट, यानी कि किसी को भी कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए।
और इसने अपनी बेटी की शादी करी थी अपने नेफ्यू के साथ। और नेफ्यू कौन थे उनके? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी तो सब फेमस है, सबने रणवीर सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के रोल में देखा है कि उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का रोल जो है अदा किया था। तो वहां से जरूर रिलेट कर पाओगे, कई चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था अली गुश्शत। क्या था उनका नाम असली? अली गुश्शत। जब वो रूल में आए, जब उन्हें तख्त हासिल किया, तो उन्होंने अपना नाम बदल के कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। अब मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो किसके नेफ्यू थे? जलालुद्दीन खिलजी के। और उन्होंने उन्हीं की बेटी से शादी की और वो बन गए उनके दामाद। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जो है बहुत ज्यादा उसके मन में चाह थी कि इस तख्त पे मैं राज करूं, दिल्ली सल्तनत पे मेरा राज होना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची और अपने ही ससुर यानी कि अपने ही जो रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी, उनका उन्होंने कत्ल कर दिया और वो बन गया दिल्ली सल्तनत का राजा। और राजा बनने के बाद उसने इतनी ज्यादा बर्बरता यानी इतनी ज्यादा क्रुएलिटी दिखाई कि कोई भी अगर उसकी बात नहीं मानता था तो वो सबको पनिशमेंट देता था, बहुत हार्श पनिशमेंट। चाहे उसे उसकी फैमिली को मरवाना हो, चाहे उसे परिवार समेत जिंदा जलवाना हो, उसे जो चीज सही लगती थी वो वही करता था। उसके हिसाब से बस मैं राजा हूँ, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगा, वो उस तरीके का इंसान था। और पढ़ते आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि उसका रियल नेम क्या था? अली गुश्शत था। और ये सलीम लोग थे और नेफ्यू जलालुद्दीन थे। ये बने थे 1296 में रूलर। और ये कब बने रूलर, कैसे बने? मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने ही ससुर की हत्या कर दी और उसके बाद इन्होंने तख्त को हासिल कर लिया। अब इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? इन्होंने कैपिटल बनाया सिरी को। पहले सिरी एक जगह दिल्ली में ही होती थी, लेकिन अभी ये जगह नहीं है। पहले ये दिल्ली में ही होती थी। तो उस टाइम उन्होंने दिल्ली में जो सिरी नामक जगह थी उसको अपना कैपिटल बनाया था। इसके बाद देखो बच्चों, उन्होंने 4 तरीके के रूल जो है लागू करे। वो कौन से रूल थे बच्चों? देखो, पहला रूल ये था कि अगर किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए जमीन चाहिए तो फ्री में देनी होगी, उसके लिए आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। धर्म के कार्य के लिए हमेशा मुफ्त में जमीन दी जाएगी और अगर कोई इसके खिलाफ खड़ा हुआ तो बदले में मिलेगी मौत, क्योंकि वो था बहुत ज्यादा हार्श। दूसरा उन्होंने रूल जो है डाला वो था कि कोई भी वाइन का यूज नहीं करेगा, शराब का सेवन उनके राज्य में मना था, जो कि हालांकि एक अच्छी बात थी। तीसरा उन्होंने रूल बनाया कि उनके जो भी नोबल्स है, मतलब कि उनकी सभा में जो बैठने वाले लोग हैं या फिर उनकी जो भी पब्लिक है, कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगी या इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करेगी। और अगर उन्हें इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करनी है तो उसके लिए उन्हें पहले उसकी परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद वो जो है इजाजत देगा तो वो शादी होगी। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं होगी मेरी परमिशन के बिना। अगर मैं किसी को हाँ करूँगा सिर्फ तभी ही सोशल गैदरिंग होगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पाई सिस्टम जो कि स्लेव डायनेस्टी ने चालू किया था उसी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया और ज़्यादा बेहतर बनाया, ये जानने के लिए कि कहीं कोई मेरे पीछे षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, कोई मेरे खिलाफ घुसपैठिया तो नहीं बना रहा। तो उन्होंने स्पाई सिस्टम को भी दोबारा से जो है रीऑर्गेनाइज किया। उन्होंने बच्चों एक और खास बात थी, क्या थी? उन्होंने 3 सेपरेट मार्केट बनाई, 3 अलग अलग मार्केट बनाई। मतलब उन्होंने मार्केट के 3 हिस्से कर दिए। पहली मार्केट में बिकते थे जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं हमारे, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, वो बिकते थे पहली मार्केट में। फिर अगली मार्केट जो थी उसमें बिकते थे क्लोथ्स। अगली मार्केट में क्या बिकते थे? क्लोथ्स। और उससे अगली मार्केट में बिकते थे स्लेव्स, हॉर्सेस और कैटल्स। मतलब उस जमाने में देखो, उसके टाइम पीरियड पे लोगों को बेचा जाता था, मतलब नौकरों को खरीदा और बेचा जाता था, उनके लिए भी मार्केट बनी थी। तो आप सोच सकते हो कि क्या कीमत थी इसकी नजरों में इंसान की कि वो उसको भी बेचता था। तो 3 तरीके की मार्केट हो गई। कौन सी हुई हमारी? पहली हो गई जिसमें फूड ग्रेन्स मिलते थे,
नेक्स्ट मार्केट जिसमें क्लोथ्स मिलते थे, एंड जो थर्ड मार्केट है उसमें मिलते थे स्लेव्स या और घोड़े और कैटल्स। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन था जिसने मार्केट को रेगुलेट किया था, कौन सा रूलर था। तो बच्चों कौन सा रूलर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब उसने देखो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भी एक इंसान रखा, एक जना रखा, एक बंदा रखा। वो कौन था, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे शाहना, जो इन सारी मार्केट पे नजर रखता था कि कोई घपला तो नहीं कर रहा या फिर कोई ऐसा है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा। तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता था, शाहना। अब उसने अलग अलग तरीके के टैक्स भी रखे। कौन से टैक्स थे वो, एक था घराई, एक था चराई। घराई मतलब घर, यानी कि किसी को अगर घर में रहना है तो उसको उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अभी हम हाउस टैक्स देते हैं ना, तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से ही हो चुकी थी, क्योंकि वो भी घर में रहने के लिए इंसान से टैक्स लेता था। दूसरा टैक्स था चराई। चराई मतलब चरता कौन है, जानवर, यानी कि पेस्चर्स जो होते हैं, कैटल्स होते हैं। तो यानी कि अगर किसी के पास कैटल है और उसे चराना है तो उसके लिए भी उसे टैक्स देना होगा। यानी कि अगर घर में रहोगे तो भी टैक्स भरोगे और अगर जानवर को चराओगे तो भी टैक्स भरोगे। कुछ इस तरीके के नियम उसने अपने रूल में बना रखे थे। अब मैंने आपको क्या बताया कि वो अलग अलग तरीके के टैक्स लगाता था। जैसे कि उसने लगाया घरिया टैक्स या फिर उसने लगाया चरिया टैक्स। अब इसने अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए। वो क्या करता था कि जितना भी टैक्स उसको मिलता था वो सारा का सारा टैक्स सीधा जाता था उसकी तिजोरी में, और उसकी तिजोरी में जब जाता था और वो सारा खर्च होता था उसकी सेना के ऊपर, कि अगर बाय चांस मान लो कभी अकाल भी पड़ जाए तो उसके पास इतना खजाना होता था कि उसके ऊपर या उसकी सेना के ऊपर कभी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी तिजोरी हमेशा भरता ही रहता था। अब उसने एक नया नियम और बनाया कि किसी भी इंसान को कितना टैक्स देना होगा, अपनी इनकम से 50% टैक्स। पहले क्या होता था, 20% टैक्स था, या फिर कोई राजा क्या होता था, आज मुझे 100 मुद्रा चाहिए टैक्स में, आज मुझे 500 मुद्रा चाहिए टैक्स में। अब ऐसा नहीं था। अब उसने टैक्स का रेट जो है फिक्स कर दिया। जैसे अभी हमें क्या इनकम टैक्स देना पड़ता है, उसका रेट फिक्स है। अडल्ट के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग टैक्स रेट फिक्स है। तो इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी टैक्स रेट फिक्स कर दिए। और क्या फिक्स करे बच्चों, 50%, कि अगर किसी की तनख्वाह है 100 सिक्के तो 50 सिक्के दो मुझे, अगर किसी की तनख्वाह है 500 सिक्के तो मुझे दो 250 सिक्के, अगर किसी की है 10 तो मुझे दो 5 सिक्के। यानी चाहे तुम्हारी इनकम कितनी भी हो उसमें से 50% तुम्हें मुझे देना होगा एज अ टैक्स। तो सोचो कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट लेता था वो टैक्स के लिए, कि मतलब आधी की पूरी आधी इनकम तुम मुझे दे दो, मैं अपने पास रखूंगा, अपनी तिजोरी में भर के रखूंगा। इतना मतलब उसने हद मचा रखी थी लोगों को परेशान करने के लिए। अब देखो बच्चों, यहाँ से एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बताया था मार्केट के बारे में कि उसने 3 तरीके की मार्केट बनाई थी। तो उसका इतना कंट्रोल भी था कि मार्केट में क्या सामान बिकेगा और क्या सामान नहीं बिकेगा ये भी अलाउद्दीन खिलजी डिसाइड करता था। इस मार्केट में चावल बिकेंगे, इस मार्केट में अच्छा ये वाला चावल नहीं है, ये वाला चावल अगर तुम्हारी चाहे कितनी भी पैदावार है ये नहीं बिकेगा, चाहे उस बेचारे की सारी जो कल्टीवेशन है वेस्ट जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका जो फैसला था वो हमेशा आखिरी होता था। अब मैंने आपको बता दिया उसने 3 तरीके के मार्केट बनाए, उसने टैक्स लगाया। कैसा टैक्स लगाया, 50% टैक्स उसने लगाया। अब पढ़ते हैं और कुछ चीजें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उसने और चीजें क्या करी। उसने जो है बेटा देखो आर्मी के बारे में, हमने टैक्स के बारे में पढ़ लिया कि 50% टैक्स लगाया था उसने। दूसरा, उसने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करा। मतलब पहले क्या होता था, किसी को भी लाया और आर्मी में भर्ती कर लिया। अब ऐसा नहीं था। अब पहले बकायदा उसको ट्रेन किया जाता था, उसको देखा जाता था कि क्या वो आर्मी में भर्ती होने के लिए लायक है, और जो डिजर्विंग होता था सिर्फ उसी को आर्मी में जगह मिलती थी और उसको उसके लिए पे भी किया जाता था। आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें वो आर्मी के लोगों को रिक्रूट करता था और बकायदा उसके लिए पे भी करता था।
तो बच्चों एसएससी ने पहले भी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है कि हु वाज द वन टू रिक्रूट एंड पे द आर्मी फॉर द सेम। तो कौन है वो? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसने दो चीजें और लागू करी। वो क्या थी? दाग सिस्टम। दाग सिस्टम क्या होता है बच्चों? ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स। आपने देखा है ना कि घोड़ों के ऊपर या फिर गाय के ऊपर एक मोहर लगी होती है। लोग अपनी पहचान के लिए लगा लेते हैं ना कि भाई कहीं ये कोई बोल ना दे तो मेरी गाय है या मेरी भैंस है या फिर मेरा घोड़ा है, तो लोग उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही किया कि उसने अपने घोड़ों के ऊपर अपनी मोहर लगवा दी कि कहीं युद्ध में वो जाए और कोई ये ना कह दे कि ये तो मेरा घोड़ा है, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी करके अपना घोड़ा हमारी तरफ ना भेज दे कि हमारे युद्ध में कोई नुकसान हो में। क्योंकि बच्चों पहले क्या होता था कि जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े होते थे ये माना जाता था कि उसकी जीतने के चांस सबसे ज्यादा होते थे। तो कहीं कोई हमारे घोड़े अपनी तरफ ना ले जाए और हमारे जीतने के चांस कम ना हो जाए, तो उन्होंने क्या चीज चालू करी? दाग सिस्टम को चालू किया। और उन्होंने एक चीज और क्या चालू करी? हुलिया सिस्टम। यानी कि उन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए एक यूनिफॉर्म बना दी कि ताकि पहचान सके कि हमारे सोल्जर कौन से। कभी ऐसा ना हो कि लड़ाई में दूसरी जो टीम थी, मतलब दूसरा जो राज्य था, उसके सोल्जर हमारे यहाँ आ गए, घुसपैठ कर दी, चुपके से हमारे लोगों को मार दिया। तो अपने सोल्जर्स को पहचानने के लिए इन्होंने हुलिया सिस्टम भी लागू किया। तो अगर एग्जाम बने कि दाग सिस्टम और हुलिया सिस्टम जो है किसने लागू किया था, तो करा था वो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी को जो है बहुत ये अंदर से चाहती कि मैं पूरे भारत पे राज करूं, तो ये क्या करता था? अलग अलग जगह पे जाके उन्हें कैप्चर करने के लिए ट्राई करता था। अलग अलग जगह वो युद्ध करता था। तो इसी तरीके से उसने कुछ जगह को कैप्चर किया, जिनमें से एक है गुजरात, एक है रणथंभौर, एक है चित्तौड़, एक है मालवा। अब चित्तौड़ के बारे में तो सुना ही होगा, मूवी देखी है ना पद्मावत, उसमें चित्तौड़ के राजा कौन थे? जयचंद। जयचंद की बीवी थी पद्मावत, जिससे शादी करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी एक झलक पाने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी पागल हो रखा था। तो ये वही चित्तौड़ है जिसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। अब देखो गुजरात से भी यहाँ एक स्टोरी है कि जब गुजरात पे अलाउद्दीन खिलजी जो है हमला करने के लिए गया, तो उसने वहां के राजा को मार दिया और फिर वहां की रानी यानी कि जो गुजरात की महारानी थी उस टाइम, उससे वो शादी करके उसे अपने साथ ले आया। तो ये चीज है, स्टोरी रिलेट करती है गुजरात से कि वहां की रानी से उसने विवाह किया था। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था जिसने किसी इंडियन रानी से शादी की थी? तो वो कौन था? खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। अब रणथंभौर क्या है? वो एक फेमस राजपूत फोर्ट है। क्या है ये? एक राजपूत फोर्ट है। ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रणथंभौर क्या है? वो एक राजपूत फोर्ट है, यानी राजपूती किला है। अब इसके साथ साथ देखो हर राजा जो है कुछ ना कुछ चीजें बनवाता था, कोई ना कोई जगह बिल्ड करवाता था। इस तरीके से इसने भी दिल्ली में कुछ जगह बनवाई थी। वो कौन कौन सी है? एक तो हौस खास, एक अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा क्या है? जब कुतुब मीनार में एंट्री करते तो एक दरवाजा बना हुआ है ना, वो है अलाई दरवाजा। और इसने चोर मीनार बनवाया और जामिया खाना। ये सारी जगह कहाँ बनवाई थी? इसने दिल्ली में बनवाई थी। अब जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेट करता है, वो है मलिक कफूर। अब मलिक कफूर की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है स्टार्ट गुजरात से, जहाँ पे वो हमला करने गया था। जब वो गुजरात पे हमला करने गया तो वहां पे उसे एक स्लेव दिखा और वो था मलिक कफूर। उसको वो स्लेव देखते ही पहली नजर में बहुत ज्यादा भाया और उसको वो वहां से खरीद के ले आया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले स्लेव्स को खरीदा जाता था, तो वो उस स्लेव को लाया था 1000 दिनार में। कितने में? इतना महंगा स्लेव था मलिक कफूर कि उसको वो 1000 दिनार में खरीद के लाया। इसलिए ही मलिक कफूर का दूसरा नाम पड़ा 1000 दिनारी, क्योंकि उसको कितने दिनार में खरीदा गया था? 1000 दिनार। जो मलिक कफूर था वो इनका बहुत बहुत फेवरेट स्लेव था। अलाउद्दीन खिलजी का कह सकते सबसे खास था वो। मलिक कफूर जो है इतना ज़्यादा माहिर था अपने वॉरियर स्किल्स में, यानी युद्ध वगैरह करने में। जो उनकी जितनी भी शैली थी, तलवार चलाना या फिर युद्ध करना, रणनीति बनाना, इन सब चीज़ों में मलिक कफूर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था।
जिसको देख के अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रसन्न होते थे। मतलब वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे उससे कि आगे चल के उन्होंने मलिक कफूर को अपनी आर्मी का कमांडर बना दिया, और मलिक कफूर भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ अलग अलग जगह पे जाके युद्ध करने लगा। तो मलिक कफूर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल बनता है इसमें अलाउद्दीन खिलजी में, तो आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मलिक कफूर की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो कौन थे मैं पहले बता देती हूँ आपको। वो एक म्यूजिशियन भी थे, वो एक सेंट भी थे, वो पर्शियन और हिंदू लैंग्वेज के राइटर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। तो अगर आपको मैंने बताया हुआ याद हो तो मैंने बताया कि आपको पूछा जाता है कि कौन से पोएट या कौन से म्यूजिशियन या कौन से राइटर किसके राजा के कोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ से भी बिलोंग करता है क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में कौन से पोएट थे या म्यूजिशियन या हिस्टोरियन थे, तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का एक नाम और था, क्या था, तोताए हिंद, या फिर आप कह सकते हैं पैरट ऑफ इंडिया। ये एग्जाम्स में सीजीएल में पूछा जा चुका है बच्चों कि पैरट ऑफ इंडिया किसका नाम है, वो है अमीर खुसरो ही का। अब इनको पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद क्यों बोलते थे, क्योंकि अमीर खुसरो में एक ऐसा खास टैलेंट था कि वो किसी भी बात को बहुत सुंदर कविता की तरह बोल सकते थे, इसलिए उन्हें बोला जाता था तोताए हिंद। अब अलाउद्दीन खिलजी एक चीज और फॉलो करता था कि उसका मानना ये था कि जो राजा है, जो राजपाट है, वो हमारे रिश्ते नातों से अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भतीजा है, तो वो मेरे रिलेशन में है तो मैं उसको कोई भी पोस्ट दे दूंगा अपने राज्य में, नहीं। जो डिजर्विंग होगा, चाहे वो स्लेव हो, चाहे वो कोई बाहर का इंसान हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, जो डिजर्विंग होगा सिर्फ उसी को कोई पोजीशन मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात थी। जैसे आजकल सुनते हैं ना न्यूज़ में नेपोटिज्म कि भाई वो उसका बेटा है तो उसे कर दिया, एंट्री दे दी, उसका बेटा है तो उसे एंट्री दे दी। वो इस चीज़ के खिलाफ था कि जो डिजर्विंग मिलेगा सिर्फ उसे ही पोजीशन मिलेगी। तो उसने एक बहुत खास लाइन बोली थी, वो क्या थी कि किंगशिप यानी कि राजपाट जो भी है, नो किंगशिप यानी कि रिश्तेदारी, जो राजपाट है वो किसी भी रिश्तेदारी को नहीं जानता है। ये लाइन किसने बोली थी, ये बोली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो मलिक कफूर था वो बहुत ज्यादा खास था, वो उनका कमांडर बन चुका था। तो मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे साउथ की जगह में, यानी कि जो दक्कन की जगह थी, दक्कन स्टेट्स थे, उन पे बहुत ज्यादा हमला भी किया था। तो ये याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि हु लॉन्च्ड सेवरल एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया या फिर दक्कन स्टेट्स। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और किसके साथ करता था, विद हिज कमांडर मलिक खुसरो। अब सबसे ज्यादा जो मंगोल इन्वेजन्स होते थे, जिसने मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया था मोहम्मद गोरी के टाइम पे बताया था जिन्होंने मंगोल ने मारा था उनको, तो वही मंगोलियन ट्राइब्स जो है बहुत ज़्यादा हमला करने बार बार इंडिया पे आते थे। कभी किसी के डायनेस्टी के टाइम पे आए, कभी किसी के टाइम पीरियड के दौरान आए, लेकिन सबसे ज़्यादा बार वो कौन से किंग, कौन से रूलर के टाइम पे आए थे, तो सबसे ज़्यादा बार जो मंगोल थे, मंगोलियंस थे, उन्होंने किसके टाइम पे हमला किया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोलियन इन्वेजन्स किसके टाइम पे हुए थे। तो बच्चों किसके टाइम पे हुए थे, वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अब देखो यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात निकलती है कि जो मलिक खुसरो था, देखो बच्चों मैंने क्या बताया कि वो बहुत खास था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डेथ में, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ में रोल भी मलिक खुसरो का ही माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब मतलब ये चीज़ें बताई गई हैं हिस्ट्री में, कहीं जगह कुछ बताया, कहीं जगह कुछ, तो ये चीज़ बोली गई है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी तो मलिक खुसरो ने उसको नज़रबंद कर लिया। नज़रबंद मतलब उसी के महल में उसको कैद कर दिया और उसको धीरे धीरे स्लो पॉइजन देने लगा, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की मौत के पीछे किसका हाथ था,
किसने षड्यंत्र रचाया था, किसकी कॉन्स्पिरेसी थी, वो थी मलिक खुसरो की। और मलिक खुसरो ने जब अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया तो उसके बाद उसने खिलजी डायनेस्टी पे राज किया, लेकिन उसका राजपाट बहुत थोड़े टाइम तक था। कितने टाइम तक? सिर्फ 36 डेज तक उसने राज किया। लेकिन इन 36 दिनों में ही मलिक खुसरो ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई, इतना ज्यादा आतंक मचा दिया कि सबका उसने जीना हराम कर दिया। फिर जब मलिक खुसरो से सब परेशान हो गए तो अलाउद्दीन खिलजी के ही बेटे मुबारक शाह खान ने जो है इसकी डेथ कर दी। किसकी डेथ कर दी इन्होंने? मलिक खुसरो की डेथ कर दी। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, उन्होंने इनसे परेशान होकर उन्हीं की डेथ कर दी, उन्हीं को मार दिया। लेकिन फिर वही राजपाट के लालच में मुबारक शाह की भी मृत्यु हो गई। और किसने मारा उनको? गाजी मलिक ने। यानी कि जो हमारे लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, उनको किन्होंने मारा? गाजी मलिक ने। और यहीं पे दी एंड हो गया हमारी खिलजी डायनेस्टी का। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? तुगलक डायनेस्टी। अब कैसे स्टार्ट हुई यहाँ से तुगलक डायनेस्टी? क्योंकि लास्ट रूलर को किसने मारा? गाजी मलिक ने। ये गाजी मलिक ही आगे जाके बना गियासुद्दीन तुगलक। आगे जाके इसी का नाम पड़ा गियासुद्दीन तुगलक। तो इसलिए यहाँ पे खत्म होती है हमारी खिलजी डायनेस्टी और स्टार्ट होती है गियासुद्दीन तुगलक की डायनेस्टी, यानी कि तुगलक डायनेस्टी। अब बच्चों देखो, हमने अपना खिलजी डायनेस्टी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली है और नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब हमने जहाँ से आज की क्लास को छोड़ा है गियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक पे, तो यहीं से अपनी नेक्स्ट क्लास की सेशन स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी से। जब तक आप दोबारा से इनके नोट्स को पढ़िए, हमारी वेबसाइट से sscupscpdf.com से उन्हें पढ़िए, उन्हें लिखिए। अगर आपको क्लास समझने में या कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर दे देंगे। हमारी एफर्ट यही रहेगी कि आपको कोई भी किसी टॉपिक को समझने में कन्फ्यूजन ना रहे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे पहुँचाएँ। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।